बुलेट ट्रेन्स बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और जिस तेज़ स्पीड से हम उम्मीद करते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी, उतनी ही धीमी स्पीड से इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। डेडलाइंस आगे बढ़ रही हैं। कब हम हकीकत में बुलेट ट्रेन्स को हिंदुस्तान में चलते हुए देखेंगे सर, दौड़ते हुए देखेंगे? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि धीमी गति से काम चल रहा है। आप देखो, आज करीब करीब 15 किलोमीटर प्रति माह, 15 किलोमीटर्स पर मंथ, हर 40 मीटर पे एक स्पैन है। तो 15 किलोमीटर का कितने पिलर्स, कितनी फाउंडेशंस, कितने पियर्स हर महीने कास्ट हो रहे हैं। साथ की साथ नदियां हैं जिनके ऊपर पुल। आप जाके देखिए, आपके कुछ साथी अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ गए थे, रविंदर जी वगैरह, जाके देखिए कितनी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। मतलब जापानीज़ जो हमारे इसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, वो लोग आश्चर्यचकित है कि इतनी तेज़ी से भी काम चल सकता है। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। देखिए, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, एक समय लगता है उसके डिज़ाइन को फाइनलाइज करने में। वो समय लगा शुरू में ज़रूर, लेकिन उसके बाद में जब एक बार चीज़ें फाइनलाइज हो गई, तब एग्जीक्यूशन एब्सोल्युटली रैपिड पेस पे चल रहा है। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस है कि 2026 तक पहली ट्रेन अपने सूरत से बेलीमोरा के बीच में सेक्शन में चल पड़ेगी। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या बात है, किसी भी देश में इस तरह की जब टेक्नोलॉजी आती है तो कई तरह के चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस आते हैं काम करने के तरीके में। चेंजेस आते हैं आप कैसे रैपिड प्रोग्रेस कर पाओ बड़े प्रोजेक्ट में, उसके तरीके में। चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में। आज जिस टेक्नोलॉजी से ये पिलर्स बन रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अपने देश में अब एब्जॉर्ब हो गई है। हम सीख चुके हैं उस टेक्नोलॉजी को। तो भविष्य में जितने भी नए कॉरिडोर बनाने होंगे, तो उसमें कितनी इसकी इम्पोर्टेंस होगी वो आप अनुभव कीजिए। आप देखिए, इसमें गर्डर इस तरह से लॉन्च किए गए हैं कि जैसे 2 पिलर्स हैं, 2 पिलर के ऊपर, पिछले पिलर के ऊपर एक गर्डर रखा हुआ है। मशीन आती है, उसके ऊपर ही 216 चक्के की गाड़ी, 216 चक्के की गाड़ी आती है, गर्डर को लेके आती है, और बड़ी सी विशाल क्रेन है जो कि 1100 टन के गर्डर को एक साथ उठाती है और 2 पिलर्स के बीच में एकदम रख देती है। आप इमेजिन कीजिए कितना इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और इसमें पहली मशीन बाहर से लाए, उसके आगे की सारी मशीनें भारत में बनी। आप सोचिए इसका, इसकी 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 इम्पोर्टेंस, इसका जो दूरगामी इम्पैक्ट है देश की रेलवे टेक्नोलॉजी पे, वो देखिए। आप ये मत देखिए कि एक साल चल रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। इससे जो, जैसे मेट्रो जब पहली बार देश में आई थी, तब लोग सोचते थे क्या भाई इसकी क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। मैं अटल जी के साथ काम करता था तब। एकदम स्पष्ट रूप से देश ने निर्णय लिया कि हमें इस दिशा में जाना है आगे। तो आज देखिए देश के कितने शहरों में जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कम्यूटिंग कितनी सुविधाजनक हो गई। तो इस तरह के फंडामेंटल चेंजेस है ये। आप IITian हैं और MBA भी हैं, तो जवाब तो आप परफेक्ट दे ही देंगे कि किस तरह से स्पीड से काम चल रहा है। आप कह रहे हैं कि 2026 में हम देख लेंगे कम से कम एक बार ट्रेन, बुलेट ट्रेन को चलते हुए, राइट सर? डेफिनेटली। ओके। हिंदुस्तान में बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए यूथ काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ जुड़ रहे हैं। रेलवे ने भी स्टार्टअप्स के साथ कुछ इनोवेशंस करने की सोची है। रेलवे के क्या प्लान्स है? किस तरह से आप टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं रेलवे में, और किस तरह से स्टार्टअप्स को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? रेलवे का एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में, और जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तब इस तरह के लिमिटेशंस आते हैं। देश में नहीं, दुनिया के किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की बात आती है कि टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो रहता है। इसका कारण भी है, एक तो सेफ्टी का एस्पेक्ट है, पैसेंजर्स की ट्रैवलिंग का एस्पेक्ट है। तो अभी हमने रेलवे के प्रधानमंत्री जी के जो स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ रेलवे को जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? कोई भी स्टार्टअप देश में रेलवे के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी अगर इन्वेंट करना चाहता है या फिर उसको डेवलप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो अब रेलवे के साथ स्टार्टअप्स जुड़ने का एक प्रक्रिया बनी। इस प्रक्रिया में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि केवल स्टार्टअप ने अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई और उसको एक प्राइज मनी दिया, इसके बजाय स्टार्टअप जुड़े,
टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे, उसको एक बड़े स्केल पे लागू करे और उसके बाद में 4 वर्षों तक स्टार्टअप रेलवे के साथ उस टेक्नोलॉजी को और स्केल अप करे, ताकि भारतीय रेल में एक बार यूज़ अगर कर ले, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको जीत ले, तो सारी दुनिया का मार्केट उन स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल है ना। तो इसी सोच के साथ ये पॉलिसी बनाई है और बहुत अच्छा रिस्पांस इसका मिला है। मैं जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं स्टार्टअप्स में काम करने वाले, स्टार्टअप्स बनाने वाले, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप तेज़ी से इसके साथ जुड़ें। अभी हमने 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पोर्टल पे डाली है और किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर आप टैकल करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो आप जुड़े, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी दें और साथ में सॉल्यूशंस के लिए भी तैयार हो जाएं। आम लोगों का ये मानना है कि चलिए रेलवे की सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा रेलवे महंगा भी होता दिख रहा है। अगर आपको तत्काल में यात्रा करनी हो, प्रीमियम तत्काल में यात्रा करनी हो, अब वो किराए के मामले में थोड़ा रेलवे पहले जैसा नहीं रहा, तो क्या लोगों को थोड़ी इस बार बजट आने वाला है, कोई राहत मिलेगी? मुझे बड़ी आश्चर्य लगा आपका प्रश्न सुन के। पिछले कई वर्षों में रेलवे ने कभी यात्री किराया बढ़ाया नहीं है। किराया बढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन अलग अलग तरह के जो सेवा शुल्क हैं कहीं न कहीं उस वो इनडायरेक्टली, या फिर आप तत्काल में टिकट्स करवाएं, नहीं, जो देखिए प्रीमियम कैटेगरी में है उनमें करवाएं। देखिए आज भी रेलवे की पैसेंजर सर्विसेज पे अगर 100 रुपये का खर्चा आता है तो रेलवे मात्र 45 या 46 रुपये लेती है, यानी 55% डिस्काउंट हर पैसेंजर सर्विस पे ऑलरेडी है। रेलवे का पैसेंजर सर्विसेज पे सब्सिडी का अमाउंट आप जानोगे तो आश्चर्यचकित रहोगे। इमेजिन कीजिए कितना हो सकता है। 65,000 करोड़ रुपीस रेलवे का पैसेंजर्स के लिए सब्सिडी है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि रेलवे एक ऐसी सुविधा है जो आम जन के लिए, जो साधारण मानवी के लिए, इसीलिए बहुत लंबे वर्षों तक पैसेंजर फेयर्स बढ़ाए नहीं गए और हाईली सब्सिडाइज्ड है, सभी के लिए सब्सिडाइज्ड है। अब इसके बावजूद भी और कोई अगर सब्सिडी देना, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल कहीं से होगा। ठीक बात है। चलिए, तो मैं इस सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूँ कि पहले तो रेलवे बजट अलग से आता था तो हमें पता चलता था पूरी तरह से, अब साथ में यूनियन बजट के साथ आता है। कब तक रेलवे प्रॉफिटेबल हो जाएगी? देखिए, हर चीज़ को नफ़े नुकसान से नापना नहीं चाहिए जी। मुझे लगता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और इंडस्ट्री में भी, सरकार के भी कई ऐसे सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी के कई ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें नफ़े नुकसान के बजाय क्या वेलफेयर हो रहा है, किस तरह से जनमानस को, किस तरह से भारतीय जनता को, किस तरह से आम मानवी को, साधारण मानवी को एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, उस पर फोकस करना चाहिए। ये बड़ा फोकस है। देखिए, रेलवे बजट जब अलग था तब उस बजट में अलग होने के कारण देश में, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाकी सब सेक्टर्स में होता था, जैसे हाईवे में हुआ, वो सब इन्वेस्टमेंट कभी भी रेलवे में नहीं हो पाया। मोदी जी ने आके सबसे पहले रेलवे बजट को आम बजट के साथ जोड़ा। अब इस जोड़ने की प्रक्रिया में क्या हुआ, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए वो बढ़ा। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोसेस का रिजल्ट अच्छा आने लगा है। रही बात प्रॉफिट की, मुझे लगता है कि अगर इस साल नहीं तो अगले साल डेफिनेटली रेलवे एक ब्रेक इवन कर पाएगा। बहुत भाड़े तो बढ़ाने नहीं है, किराया तो बढ़ाना नहीं है, इस भावना से हम काम भी नहीं कर रहे। तो आपने अभी से हमें एक वो हेडलाइन दे दी कि अगले बजट में भी रेलवे का किराया नहीं बढ़ेगा। एक बात के लिए मैं आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि रेलवे में यात्रा करने का जो एक अनुभव है वो काफ़ी बेहतर हुआ है लोगों का, चाहे वो समय पर चलने के लिहाज से हो या साफ़ सफाई के लिहाज से। क्योंकि रेलवे में पहले सबसे बड़ी समस्या लोगों को यही रहती थी कि इतनी गंदी ट्रेन से कि आपको ट्रैवल करने का मन नहीं करता, लेकिन वो चीज़ें अब काफ़ी बदली है। अब भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर और रेलवे के एक्सपांशन को लेकर सरकार के क्या बड़े प्लान्स हैं? 4 बड़े पहलू हैं। सबसे पहला, मॉडर्न ट्रेन्स हमारी जो टेक्नोलॉजी 1960-1970 की टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करके आधुनिक आज की टेक्नोलॉजी की जैसी समकक्ष, यूरोप के समकक्ष हो, विश्व के किसी भी देश के समकक्ष हो, वैसी टेक्नोलॉजी, सबसे पहला। दूसरा, रेलवे स्टेशंस का पुनर्निर्माण, रीडेवलपमेंट, माने जस्ट सिंपल छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं, कंप्लीट रीडेवलपमेंट। शहर का एक इंटीग्रल पार्ट बने रेलवे स्टेशन,
इस तरह का बने कि शहर को जोड़े, शहर का एक प्रोमिनेंट सिटी सेंटर बने। तीसरा, सेफ्टी पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, कवच की टेक्नोलॉजी जो कि रेलवे के ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन को एक बहुत ही नए लेवल पे लेके जाता है, उसका मैसिव तौर पे उसका एक्सपेंशन। चौथा, नेटवर्क को बहुत सारे जो अनकवर्ड एरियाज़ हैं आज भी, उन सब तक पहुंचाना। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में रेलवे का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का एक्सपेंशन किया जा रहा है। और पिछले वर्ष का जो इन्वेस्टमेंट रहा और उससे पहले आप देखिए 2014 से पहले रेलवे में इन्वेस्टमेंट होता था मात्र 40-45 हज़ार करोड़ साल का। इतने बड़े नेटवर्क के लिए 40-45 हज़ार करोड़ से क्या कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है? मोदी जी ने आके तुरंत सबसे पहले उस रेलवे के इन्वेस्टमेंट को 40-45 से बढ़ा के 80 हज़ार 90 हज़ार पे लेके आए। जब रेलवे की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ने लगी तब 80 हज़ार 90 हज़ार को लेके आए 1,07,000 1,10,000 पे लेके आए। पिछले बजट में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को 1,37,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट दिया। तो ये एक ऐसी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, रेलवे के काम करने की प्रक्रिया में चेंज करना, टेक्नोलॉजी में चेंज लाना, यूज़र एक्सपीरियंस में चेंज लाना, जैसे आपने स्वयं अनुभव किया। आज साफ सफाई का एक नया लेवल है, आज पंक्चुअलिटी का नया लेवल है। अब कैपेसिटी को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की साइकिल स्टार्ट हुई है पिछले 5-6 वर्षों में, 7-8 वर्षों में, इसको कंटिन्यू करना है और इसको एक नए लेवल पे लेके जाना है। जो इस वक्त बड़ा सुर्खियों में है, उन कारणों की वजह से जो शायद आप हम देखना नहीं चाहते हैं। जब कभी भी देश में कुछ उत्पात, दंगा, इस तरह की प्रदर्शन वाली चीज़ें होती है, देश में बहुत सारे वीर ऐसे पैदा होते हैं जो रेलवे को ही अग्नि संस्कार करने के मूड में बन जाते हैं और वहीं पर सबसे पहला काम होता है। बार बार ये होता है, लगातार होता है। कभी आपको ये नहीं लगता कि अगर समझो मेरे घर में कोई मुझे बार बार अटैक कर रहा है या मेरे ऑफिस में, तो मैं उसकी सुरक्षा के लिए हर बार रेलवे की संपत्ति को जो निशाना बनाया जाता है हर तरह के प्रदर्शन में, उसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? इससे निपटने का क्या उपाय है? कई सारे उपाय किए गए और आपकी बात सही है। मैं देश के सभी नौजवानों से और सभी से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि रेलवे आपकी स्वयं की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। और जो जनमानस, जो बिल्कुल गरीब से गरीब तबका भी रेलवे के उपयोग से ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात की सुविधा प्राप्त करता है। कहीं सर यही सोचकर तो लोग अपनी संपत्ति को आग नहीं लगा रहे हैं कि ये तो क्यों हमारी अपनी है। क्यों इसको तोड़फोड़ करें? सबसे निवेदन है ऐसा न करें। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर भी रेलवे की संपत्ति पे अटैक किया जाएगा वहाँ पे स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाएगा। अभी पिछले जो उपद्रव हुए जी, उसमें कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, बहुत सारी जगह केस फाइल किए गए और जो रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स है उसका कंप्लीट रीवैम्प अप किया जा रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से इसमें परिवर्तन लाए गए। राइट गियर पहनना, आंसू गैस का व्यवहार करना, रबर बुलेट्स का व्यवहार करना, रैपिडली डिप्लॉय करना, इन सब चीज़ों को जैसे एक फोर्स की तरह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को एक नए तरीके से और उसको मजबूत किया जाएगा।